नमस्कार प्यारे बच्चों, आदर्श की ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। तो कक्षा 6 में हमारी चर्चा हो रही थी देखिए हमारे अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। कक्षा 6, ठीक है। रसीदा का एक सवाल है। रसीदा कौन है? एक लड़की है। वो कोई अखबार पढ़ती है। क्या पढ़ती है? अखबार पढ़ रही है। अखबार में एक न्यूज़ आ गई जिसे हम कहते हैं सुर्खी। क्या कहते हैं? सुर्खी कहते हैं। इसमें आया 100 साल पहले। क्या आई है? 100 साल पहले। तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ, इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे? तो इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे? तो देखिए, चलते हैं पता लगाने के लिए। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो। कल के बारे में क्या हुआ था इसका पता लगाने के लिए आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति का मतलब क्या होता है? याददाश्त। मतलब उसे पिछले दिन की स्मृति हो सकती है, याददाश्त हो सकती है उसकी। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? 100 वर्षों पहले क्या हुआ यह हम कैसे जानें? तो देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा है शिकारी, पशुपालक को, पशुओं को पालने वाले। कृषक का मतलब होता है किसान। शासक मतलब जो राजा होता था वो शासन करता था। व्यापारी का मतलब होता है व्यापार करने वाला। पुरोहित का मतलब होता है जो दान पुण्य का काम करता था। शिल्पकार कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। बच्चे हैं वो किस प्रकार के खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इन सब की जानकारी हमें इतिहास के अतीत के बारे में हमें जितनी हम इसके अंदर चलते जाएंगे उतनी ही हमें जानकारियाँ इकट्ठी होती रहेंगी। ठीक है ना? देखिए आगे चलते हैं। लोग कहाँ रहते थे ये जानना है हमें। क्या लोग कहाँ रहते थे? तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, नर्मदा नदी का हम इस मानचित्र में पता लगाते हैं। तो देखिए बच्चों,
नर्मदा नदी ये है, देखो कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी है। ये बात करते हैं तो यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ठीक है ना। यह प्रायद्वीपीय भारत की नदी है और यह कहाँ से निकलती है? यह जगह है निकलने की, इस जगह का नाम है मध्य प्रदेश। कौन सी जगह है? मध्य प्रदेश से यह निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद यह यहाँ महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में बहते हुए, गुजरात से बहते हुए अरब की खाड़ी, अब अरब सागर में गिर जाती है। किस में गिर गई है? अरब सागर में गिर गई है। मध्य प्रदेश से निकलती हुई यह, मध्य प्रदेश में पहाड़ियों से निकलती हुई है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, फिर से देखते हैं कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है इकट्ठा करने वाले। संग्राहक का क्या अर्थ होता है? इकट्ठा करने वाले। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। संग्राहक हैं वो आसपास के जो विशाल जंगल थे उनकी संपदा रहती थी, उनसे क्या थे? परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पाद का यहीं से संग्रह करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे। शिकार को क्या कहते हैं? आखेट कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं, अब बात करते हैं, देखिए उत्तर पश्चिम की सुलेमान की पहाड़ियों से, सुलेमान किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो चलिए, ये रही हमारी किर्थर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। ये है सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ। ये है किर्थर, ये है सुलेमान। ठीक है ना, इनके बारे में पता लगाने के लिए कहा है तो हमने पता लगा लिया। ये दोनों ही कहाँ हैं? ये है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। पालतू मतलब पालने लगे। क्या करने लग गए थे? घरों में पालने लग गए थे। किन किन को? भेड़ बकरियों को, गाय बैल को, इनको क्या करने लग गए थे? पालने लग गए थे। और गेहूं तथा जो फसल है वो बोने लग गए थे। कहाँ पर? सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों के पास में। ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे।
अब बात करते हैं उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो चलिए, ये देखिए, ये है गारो पहाड़ियाँ, ये रही गारो पहाड़ियाँ। आपको चित्र दिखाई दे रहा है क्या? ये गारो पहाड़ियाँ, हाँ अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसको मैं एक बार और बड़ा करके बता देता हूँ, फिर देखेंगे। ये देखिए गारो पहाड़ियाँ, अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ये है ना गारो पहाड़ियाँ। और उसके अलावा बात करते हैं तो ये है विंध्य की पहाड़ियाँ। कौन सी है? विंध्य पहाड़ियाँ। विंध्य की, जो कहाँ पर स्थित है? एमपी के अंदर। और ये कहाँ है? ये है आसाम में। कहाँ है? आसाम में। ये है कहाँ है? एमपी। और एक पहाड़ियाँ इधर भी हैं जो नहीं दी गई है, इसका नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में स्थित है ये, ठीक है ना। यह गुजरात से निकलती हुई कहाँ जाती है? दिल्ली में जाती है, ठीक है। यहाँ गुजरात से निकलती हुई है, दिल्ली में प्रवेश करती है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आगे दोनों के बारे में पता चल गया आपको? आगे देखते हैं। देखिए, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। ये ध्यान रखना है, कहाँ स्थित हैं, ठीक है ना। ये दोनों ध्यान रखना है। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? तो वो था विंध्य के पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद में क्या कहा है? मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाते हैं। देखिए, आइए, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है ना। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में पता करते हैं। ये देखिए, ये है सिंधु नदी। ये ऐसे बहती हुई चलती है। ये सिंधु नदी है, ठीक है ना। ये ऐसे बहती है। इसमें इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी जो नदी है वो है चेनाब नदी। कौन सी नदी है? चेनाब नदी, जो दो नदियों से बनी है। क्या? जो दो नदियों से बनी है, जिसका नाम, एक का तो नाम है चंद्रा और एक का नाम है
भागा। दो नदियों से मिलकर एक यहाँ से नदी निकली, उसका नाम है चेनाब नदी निकली है। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए इसमें एक नदी ये मिल रही है, एक नदी ये मिल रही है, इसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है, दिखा है ना, झेलम नदी। और एक नदी ये मिलती है जिसका नाम है रावी नदी। और एक नदी ये है एक नदी ये है जिसका नाम है सतलज नदी। और एक ये नदी मिलती है इसके अंदर आके, ये है व्यास नदी। तो ये 5 नदियाँ इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं जो इस साइड से गिरती हैं। और एक नदी ये है जिसका नाम है काबुल नदी। कौन सी नदी है ये, काबुल नदी। इस प्रकार ये नदियां हैं इसमें आकर गिर रही हैं। ठीक है ना, आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए कि मानचित्र में क्या देखा आपने, मानचित्र में क्या देखा आपने, देखा सिंधु नदी तंत्र के बारे में देख लिया, देखा है ना, सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखा है। तो मानचित्र पर सिंधु नदी तंत्र देख लिया। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ये कोई बड़ी नदी है और इसमें ये नदियां आकर, कोई एक नदी आकर मिल रही है, ऐसे नदियां मिलती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सहायक कहलाती हैं। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर मतलब आज हम जिसे हम कहते हैं कुछ सभ्यताएं कहते हैं, वो सभ्यताएं यहीं फली फूली, यानी कि इसका मतलब होता है विकसित हुई थी। क्या हुई थी, वो यहाँ पर विकसित हुई थी। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसके 2500 वर्ष पूर्व कहाँ पर विकास हुआ था, गंगा नदी के इनके किनारे, जो इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। सबसे पहले इसी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे ही क्या हुआ था, जो सभ्यताएं हैं वो यहीं पर, सबसे पुरानी सभ्यताएं यहीं पर पाई जाती हैं। अब बात करते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। चलो लगा लेते हैं। देखिए तो ये है गंगा नदी बह रही है, देखो कैसे, ये रही। ठीक है ना, ये गंगा नदी है। अब इसका बारे हमने पता करना है। देखिए किसके बारे में हमें बात करनी है, सोम नदी की। ये देखिए सोम नदी, कौन सी नदी है ये, सोम नदी है, जो उत्तर प्रदेश से निकलती हुई जाती है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से निकलती हुई जाती है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना नदी। कौन सी है, यमुना नदी है। ठीक है ना, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक है वो चंबल नदी है। कौन सी नदी, चंबल नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह नदी अंत में जाकर इसमें एक नदी और मिल जाती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। क्या नाम है इसका, ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, ग्लेशियरों से निकलती है। ठीक है, सहायक नदियाँ उन्हें आगे देखते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। मगध है
वो कहाँ है अब वर्तमान में? बिहार में है, मगध है। मगध को पहले, मगध एक क्या था? जनपद था। क्या था? जनपद था। इस पर एक नंद वंश के शासक, नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। किसका शासन था? घनानंद का शासन था। यह नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था और 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव डाली थी। किसकी नींव डाली थी? मौर्य वंश की नींव डाली थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं को लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, इसके बारे में हम कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। बाय।